हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। यह कहानी मन्नत एक अधूरी ख्वाहिश भाग 22 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। मन्नत बेहोश थी, लेकिन उसकी चेतना की गहराइयों में बस एक ही आवाज़ लगातार गूंज रही थी, अपने कपड़े उतारो, उतारो अपने कपड़े। यह आवाज़ उसके दिमाग पर पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। बंद पलकों के नीचे उसकी पुतलियां तेजी से हिल रही थी। दिल की धड़कन अनियंत्रित हो चुकी थी। सांसें तेज हो उठी थी। आंखों के कोरे से आंसू बहते चले गए। आईसीयू में मौजूद नर्स घबराकर बाहर दौड़ी। डॉक्टर, डॉक्टर, जल्दी आइए। उसकी घबराई हुई आवाज़ सुनकर बाहर खड़े सभी लोग सन्न रह गए। वेदांश का दिल मानो एक पल के लिए थम सा गया। बिना एक क्षण गवाए वह आईसीयू के अंदर घुस गया। अंदर का नज़ारा देख उसका दिल कांप उठा। मन्नत का पूरा शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। जान, आप ठीक हो ना? आपको कुछ नहीं होगा, मैं यहीं हूँ आपके पास। वेदांश ने कांपती मन्नत को तुरंत अपनी बाहों में समेट लिया। उसकी आंखों से बहे आंसू सीधे वेदांश के सीने को भिगो रही थी। मन्नत के हाथ जैसे ही वेदांश ने थामा, वो बेहोशी में भी कसकर उसके हाथ को पकड़ लेती है, मानो वो छोड़कर ना जाए। जैसे डर के साए से बाहर आने के लिए उसे सिर्फ उसकी मौजूदगी का सहारा ही चाहिए। बाहर खड़े केशव जी, राजवीर जी और दिव्या जी आईसीयू के अंदर जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन डॉक्टर ने सख्त आवाज़ में उन्हें रोक लिया। अभी अंदर जाने की किसी को भी इजाज़त नहीं थी। जैसे ही डॉक्टर अंदर दाखिल हुए, उनकी नज़र उस नज़ारे पर पड़ी और वो हैरान रह गए। वेदांश अभी भी मन्नत को अपनी बाहों में थामे बैठा था। डॉक्टर धीरे और नरम स्वर में बोले, मिस्टर राठौर, कृपया हमें मिस मन्नत का चेकअप करने दीजिए। ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर की कोई बात उसके कानों तक नहीं पहुंच रही है। उसकी पूरी सोच, उसकी पूरी तवज्जो सिर्फ मन्नत पर टिकी थी। वह मन्नत के कांपते हुए शरीर को महसूस कर रहा था। उसकी नज़रों में एक सर्दाहट थी, इतनी सर्द जैसे कोई ज्वालामुखी फटने को हो। डॉक्टर ने धीरे से अपनी बात दोहराई, मिस्टर राठौर, प्लीज़ हमें चेकअप करने दीजिए, वरना पेशेंट की हालत और ख़राब हो जाएगी। जैसे तैसे करके वेदांश ने मन्नत को छोड़ दिया, लेकिन मन्नत का शरीर अभी भी बेहोश और काँप रहा था। उसे ऐसे तड़पते हुए देखना वेदांश के लिए असहनीय बन गया। वह तेज कदमों से आईसीयू से बाहर निकल गया। उसका दिल तड़प रहा था और यह दर्द सिर्फ वही महसूस कर सकता था। आईसीयू में डॉक्टर ने मन्नत का चेकअप किया और उसे नींद का इंजेक्शन दिया ताकि उसका शरीर आराम कर सके। कुछ ही देर बाद केशव जी, राजवीर जी और दिव्या जी अंदर आए। उनकी आंखों में चिंता और प्यार दोनों झलक रहे थे। डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, यह पैनिक अटैक था। यह सुनकर कमरा जैसे थम सा गया। दिव्या जी की आवाज़ कांप उठी, डॉक्टर, मेरी बच्ची को ऐसी कोई समस्या पहले नहीं हुई, फिर अचानक पैनिक अटैक कैसे आ सकता है? डॉक्टर ने समझाते हुए कहा, हो सकता है कि यह कोई छुपा हुआ स्ट्रेस हो, कोई बात या कोई चीज़ जो उन्हें अंदर से परेशान कर रही हो। कुछ मामलों में लक्षण तुरंत दिखाई नहीं देते। मैंने उन्हें नींद की इंजेक्शन दे दी है। अभी उन्हें पूरा आराम, प्यार और सुरक्षा चाहिए। डॉक्टर यह कहकर कमरे से बाहर चले गए। केशव जी धीरे से मन्नत के पास बैठ गए और उसके सिर पर हाथ फेरने लगे। वह मन ही मन बोले, हे ईश्वर, और कितनी परीक्षाएं लोगे मेरी बच्ची से। कितना दर्द यह सह चुकी है और कितने दर्द इसने अपने अंदर दफन कर लिया है। उनकी आंखें नम थी। तभी वहां कबीर भी आ गया। जैसे ही उसने सुना कि मन्नत की तबीयत और खराब हो गई थी, वह और रुक ना सका। मन्नत की हालत देखकर उसकी आंखें भर आई। वह अपनी बहन को इस हालत में देखकर उसका दिल बार बार उसे कचोट रहा था। शायद भाई होने का फर्ज वह सही से निभा नहीं पाया। उसने केशव जी के कंधे पर हल्के से हाथ रखा और बोला, दादाजी, रात हो चुकी है, आप लोग घर जाकर आराम कर लीजिए, मैं यहीं हूँ। केशव जी गंभीर स्वर में बोले, नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, हमें अपनी मनु के पास ही रहना है। तभी दिव्या जी भी कह उठी, मैं भी रुकूंगी। लेकिन इस बार केशव जी की आवाज़ में सख्ती थी, नहीं, आप लोग जाइए। मेरी बच्ची अगर आप दोनों को देखेगी तो उसे और तकलीफ होगी। कियारा को भी आपकी ज़रूरत है, उसकी भी हालत ठीक नहीं है। मनु के लिए यहाँ हम हैं। उनके शब्दों के आगे दिव्या जी और राजवीर जी कुछ कह नहीं सके। अनमने मन से वो आईसीयू से बाहर चले गए। कबीर वहीं खड़ा रहा। यह देख केशव जी बोले, आप यहाँ क्यों रुके हो कबीर?
हम अपनी बच्ची के लिए हैं। पंखुड़ी बेटा को आपकी ज़रूरत है, जाइए वहाँ जाइए। कबीर ने कहा, दादाजी अगर आप इसी तरह जागते रहेंगे तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। सोचिए, जब मन्नू को होश आएगा और उसे पता चलेगा कि उसकी वजह से आपकी तबीयत खराब हुई है तो उस पर क्या गुजरेगी, उसकी तकलीफ और बढ़ जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप जाइए, मैं यहाँ हूँ। उसी वक्त मयंक भी आ गया और बोला, हाँ दादाजी मैं भी यहाँ हूँ, आप परेशान मत होइए। केशव जी का बिल्कुल मन नहीं था वहाँ से जाने का, लेकिन कबीर और मयंक के बार बार कहने पर उन्होंने आखिरकार जाने का फैसला किया। वह बोले, ठीक है मैं कल सुबह आता हूँ, एक बार पंखुड़ी बेटा से भी मिल लेता हूँ। कबीर ने मयंक को वहाँ रुकने को कहा और फिर केशव जी के साथ पंखुड़ी के केबिन की तरफ चला गया। इधर वेदांश हॉस्पिटल से बाहर आ गया था। वह अपनी कार में बैठा और सिगरेट जला ली। धुएं की हर लकीर उसके भीतर की बेचैनी को और गहरा कर रही थी। उसकी आंखें लाल थी और दिल में उठ रहे दर्द उसे भीतर तक झकझोर रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही छवि घूम रही थी, मन्नत का घायल शरीर, उसकी कोमलता जो अभी भी उसके सीने की धड़कनों को महसूस कर रही थी। वो धीरे धीरे अपने गुस्से और पीड़ा में खुद से सवाल कर रहा था, क्यों आखिर क्यों मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, क्यों मैं उसकी तकलीफ कम नहीं कर पाया। सब मेरी गलती थी। उसका शरीर उसे झकझोर रहा था। गुस्से से उसने हथेली के बीच सिगरेट कसकर दबा ली, लेकिन कुछ भी उसे राहत नहीं दे रहा था। मैं हार गया हूँ। मेरी जान मेरी ही बाहों में कांप रही थी और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। आज मुझे अपने किंग होने पर खुद से नफरत हो रही है। मेरी जान तड़प रही है। वो सिगरेट को और जोर से दबाता है, लेकिन दिल के दर्द के आगे वो बेबस था। सिगरेट की आग की जलन भी उसके भीतर की दर्द को कम नहीं कर पा रही थी। वेदांश का चेहरा खामोशी और दर्द में पिघल रहा था, हर सांस जैसे आग में जल रही हो। पंखुड़ी ने जैसे ही दादाजी को देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। वह लगभग रोते हुए बोली, दादाजी मुझे मन्नू को देखना है, प्लीज उसके पास मुझे ले चलिए। कबीर वहीं सिर पकड़कर बैठ गया। जब से पंखुड़ी को होश आया था वह बार बार यही जिद कर रही थी। वह उसे समझाते समझाते थक चुका था। केशव जी ने पंखुड़ी के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कोमल स्वर में बोले, शांत हो जाओ बेटा, अभी आपकी भी तबीयत ठीक नहीं है और मनु को अभी भी होश नहीं आया है। जैसे ही उसे होश आएगा आपको मैं उससे मिलाने ले चलूँगा, मैं वादा करता हूँ, लेकिन अभी आपको भी आराम की सख्त ज़रूरत है। फिर उन्होंने कबीर की ओर मुड़कर दृढ़ स्वर में कहा, कबीर आप इनका ख्याल रखना, इन्हें एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़ना। पंखुड़ी बेटा, मैं सुबह आपको जरूर मन्नू से मिलाने ले चलूँगा। इधर आयुष अपनी माँ संध्या जी से फ़ोन पर बात कर रहा था। मॉम, आई एम फाइन। सच में मैं मॉल में नहीं था। संध्या जी की आवाज़ में गुस्सा और चिंता दोनों थे। फाइन, अगर तुम मॉल में नहीं थे तो मेरे फ़ोन क्यों नहीं उठाए? मैंने तुम्हें कई बार कॉल किया। आयुष मैं बहुत डर गई थी। आपको क्या इस बात की फिक्र नहीं थी? आयुष का गला सूख गया। उसने मन ही मन सोचा, सॉरी मॉम, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ। अगर सच बता दूंगा तो आप घबरा जाएंगी और शायद मुझे वापस बुला लेंगी। वह बहाना बनाते हुए बोला, मॉम मेरा मोबाइल साइलेंट था इसलिए देख नहीं पाया। अब जाइए सो जाइए, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। वह उबासी लेते हुए बोला। संध्या जी ने भारी मन से कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। फ़ोन रखते ही आयुष का चेहरा गंभीर हो गया। वह अपने बिस्तर पर बैठा और गहरी सोच में डूब गया। आखिर उस मॉल में हम सबको बचाया कौन था? वे लोग कौन थे जो उन अटैकर्स को घसीट कर ले गए? अंधेरा इतना गहरा था कि उसे कुछ साफ दिखाई नहीं दिया, लेकिन एक बात उसे अंदर तक झकझोर रही थी, उन अटैकर्स ने कियारा को ही क्यों टारगेट किया? और सबसे बड़ी बात, उन्होंने सरकार से कोई डिमांड क्यों नहीं रखी? आखिर उनका असली मकसद क्या था? उसने अपने माथे पर हाथ रखा। और पुलिस और मीडिया सब इतनी चुप क्यों है? कोई इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहा है? कुछ तो है जो सामने होते हुए भी मेरी समझ के बाहर है। तभी उसके होठों से अचानक निकला, मन्नत। उसे याद आया कि मन्नत की हालत बहुत खराब थी। वह बुदबुदाया, मुझे तो उनसे मिलने जाना था, कैसे भूल गया। उसने घड़ी पर नज़र डाली। रात के 11 बज चुके थे। हॉस्पिटल में अब एंट्री मिलना नामुमकिन था। उसने गहरी सांस लिया और कहा, ठीक है,
अब सुबह ही जाऊंगा। सबसे पहले मुझे मन्नत को देखना है, उनसे मिलना है। शायद उन्हें मालूम हो कि हमें बचाने वाला और उन्हें हॉस्पिटल ले जाने वाला कौन था। मुझे जानना ही है, शायद आलिया तक पहुंचने का कोई क्लू मिल जाए। रात 1 बजे आईसीयू का दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। मन्नत गहरी नींद में थी। उसका चेहरा शांत और मासूम लग रहा था। वेदांश बिल्कुल बिना आवाज़ किए धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुआ। उसकी हर चाल में एक अजीब सा सन्नाटा और गंभीरता थी। उसने मन्नत की तरफ नजरें दौड़ाई, फिर चुपचाप सोफे पर बैठ गया। उसकी आंखें मानो मन्नत के हर दर्द को पढ़ने और समझने की कोशिश कर रही थी। उसके दिमाग में बार बार वही सीन घूम रहा था, कैसे नकाबपोश हमलावरों ने मन्नत के गाल पर बेरहमी से वार किया था। उसकी मुठ्ठियां कस गई थी, जबड़ा तन गया था। गुस्सा अभी भी उसके भीतर उबल रहा था। वह अपनी आंखें कसकर बंद कर लिया, लेकिन बंद पलकों के पीछे भी बस मन्नत का ही चेहरा दिखाई दे रहा था। दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि वो खुद को काबू में नहीं रख पा रहा था। धीरे से उसने आंखें खोली, उनमें हल्की हल्की नमी तैर रही थी। वो सोफे से उठा और मन्नत के पास जाकर बैठ गया। कांपते हाथों से उसने उसकी हथेली थाम ली। धीमी टूटी हुई आवाज़ में उसके होठों से निकला, आई एम सॉरी जान, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज़ जान, मुझे माफ़ कर दो। एक बार अपनी आंखें खोलकर मुझे देख लो। वेदांश की आंखों से आंसू बह निकले। यह वही आंसू थे जिसे दुनिया ने कभी नहीं देखा था। अगर आज किसी ने देख लिया होता तो दंग रह जाता कि माफिया किंग भी किसी के लिए रो सकता है। तभी वहां मयंक आया, जो अपने लिए कॉफी लेने गया था। आईसीयू के दरवाजे पर ही उसके कदम रुक गए। उसने अंदर देखा कि वेदांश वहीं बैठा है, मन्नत का हाथ अपने हाथों में थामे हुए। उसके कदम पीछे हट गए और वह मुस्कुराते हुए धीरे से बुदबुदाया, लगता है मयंक, अब यहाँ तेरी ज़रूरत नहीं है। मनु का प्रोटेक्शन शील्ड यही है। मयंक ने फिर पीछे हटते हुए दरवाज़ा धीरे से बंद किया। पूरी रात वेदांश उसी तरह बैठा रहा। उसने न अपनी पलकें झपकाई, न ही मन्नत के हथेली को एक पल के लिए छोड़ा। उसके दिल में बस एक ही ख्वाहिश थी, काश सुबह होने से पहले उसकी मनु एक बार अपनी आंखें खोले और उसे देख ले। सुबह की हल्की धूप खिड़की से छनकर आईसीयू के कमरे में उतर रही थी। हल्की हवा के झोंके के साथ पर्दे हिल रहे थे, जैसे रात की सारी बेचैनियां अब शांति में बदल रही हो। मन्नत के पलकों में हलचल हुई। धीरे धीरे उसने आंखें खोली। उसकी नजरें छत से होते हुए चारों तरफ घूमी। दिल में एक डर उभर आया। कुछ महीने पहले की वो भयानक वारदात उसकी आंखों के सामने चमक गई, लेकिन उसने गहरी सांस लेकर खुद को संभाल लिया। वेदांश वहां नहीं था। रात भर जो इंसान उसकी हथेली थामे बैठा रहा, वह उसके होश आने से पहले ही जा चुका था। अर्जेंट काम के कारण निकलना पड़ा था। जाते जाते नर्स को उसने सख्त हिदायत दी थी, इसका पूरा ध्यान रखना, एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़ना। नर्स ने उसे आंखें खोलते देखा तो उसके चेहरे पर राहत और मुस्कान दोनों आ गई। कैसा लग रहा है अब आपको? उसने कोमल स्वर में पूछा। मन्नत ने हल्की मुस्कान दी, पर आवाज़ थरथरा रही थी। मैं ठीक हूँ। वह उठने की कोशिश करने लगी, मगर सिर में हल्का दर्द अभी भी बाकी था। नर्स ने उसे सहारा दिया और चेकअप करते हुए बोली, आप बहुत लकी हैं। जानती हैं क्यों? पूरी रात आपके हाथ थामकर बैठे रहे। एक पल के लिए भी उन्होंने आपका हाथ नहीं छोड़ा, जैसे उनकी सांसें आपके हाथ की पकड़ पर टिकी हो। सच में बहुत प्यार करते हैं आपसे। मन्नत हैरान रह गई। उसकी आंखों में कन्फ्यूजन और सवाल दोनों तैर गए। उसने हिचकते हुए पूछा, आप किसकी बात कर रही हैं? नर्स हंसकर बोली, आपके बॉयफ्रेंड की। मन्नत का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे हिचकी आ गई। मेरा बॉयफ्रेंड? वह कुछ आगे पूछने के हुई, कमरे में कदमों की आहट गूंजी। सामने खड़ा था आयुष। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी और आवाज में वही सहज अपनापन। क्या कोई मेरी बात कर रहा था? कमरा अचानक सन्नाटे में भर गया। मन्नत की नजरें ठिठकी। उसके दिल में नर्स के शब्द गूंज रहे थे, पूरी रात आपके हाथ थामे रहे, और अब सामने था आयुष। मन्नत ने मन ही मन सोचा, तो रात भर मेरे पास आयुष था, यही मेरा हाथ थामे बैठा रहा। पर ना जाने क्यों यह जानकर उसके दिल में कोई सुकून नहीं आया। उसे कोई खुशी नहीं हुई। उसके जहन में बस एक ही नाम गूंज रहा था, वेदांश। शायद उसके दिल ने उम्मीद की थी कि अगर कोई उसके पास सारी रात जागा होगा तो वह सिर्फ वही होगा,
मन्नत हल्की मुस्कान के साथ बोली, अरे आयुष, आप, चोट तो आपको भी लगी थी, आप कैसे हैं? आयुष ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, मैं तो ठीक हूँ मन्नत, और अब आपको देखकर तो और भी ठीक हो गया हूँ। दोनों आपस में धीरे धीरे बातें करने लगे। तभी कुछ देर बाद केशव जी कमरे में दाखिल हुए। जैसे ही मन्नत ने अपने दादू को देखा, उसकी आंखें चमक उठी। वह बोली, दादू, आपको देखकर तो मेरी पूरी तबीयत ही ठीक हो गई है। सच में देखिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वह उनके सीने से लिपट गई। केशव जी के चेहरे पर हल्की सी थकान और चिंता साफ झलक रही थी। मन्नत ने उनका चेहरा देखा और बोली, ये उखड़ा उखड़ा सा चेहरा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता दादू आप पर। आप जानते हैं ना, मैं आपको हमेशा हंसते और मुस्कुराते हुए दिखना चाहती हूँ। केशव जी की आंखें नम हो गई। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बस बेटा, यही तो मैं भी चाहता हूँ, हर वक्त आपके चेहरे पर मुस्कान रहे। भगवान से रोज यही दुआ मांगता हूँ कि आप हमेशा खुश रहें। दिव्या जी और राजवीर जी इस समय नहीं आ पाए थे क्योंकि कियारा की हालत ठीक नहीं थी और उन्हें उसकी देखभाल करनी थी। खैर, मन्नत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे तो जानने में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके लिए हमेशा से उसके दादू ही उसकी पूरी दुनिया थे। थोड़ी देर बाद केशव जी ने गंभीर स्वर में कहा, मनु बेटा, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ घर चले। इस हालत में आपको देखभाल की जरूरत है। मन्नत ने उनका हाथ थामा और धीरे से बोली, दादू, मैं सच में ठीक हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। और वैसे भी आप जानते हैं कि मैं शेखावत मेंशन नहीं जा सकती, और आप चिंता क्यों करते हैं? मैं आपकी पोती हूँ, इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं हूँ। फिर भी मुझे बहुत तकलीफ होती है। जब जब आप मुझे बार बार कहते हो तो मुझे मना करना पड़ता है। और सच बताऊं दादू, मना करते समय मुझे तकलीफ होती है। उसकी आवाज़ भरा गई। फिर वो हल्की हंसी के साथ बोली, मेरे साथ और भी लोग हैं और मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। देखिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आयुष जो पास ही खड़ा था आगे बढ़कर बोला, जी दादू, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं मन्नत का पूरा ध्यान रखूंगा। मन्नत ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर वो केशव जी से बोली, दादू, मुझे पंखू से मिलना है। वो कैसी है? केशव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, वो भी तो आपको देखने के लिए बेचैन है बेटा। तभी दरवाजे से हल्की सी आवाज आई, मैं यहाँ हूँ मन्नू। मन्नत ने झटके से नजरें उठाई। पंखुड़ी दरवाजे पर खड़ी थी। उसके सिर पर भी बैंडेज बंधा हुआ था। वह बेहद कमजोर लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में वही स्नेह, वही अपनापन चमक रहा था। मन्नत की बेचैनी पलक झपकते ही सुकून में बदल गई। उसने धीमी मुस्कान दी, पंखू, और अगले ही पल उसकी आंखें भर आई। दोनों बैठी बातें करने लगी। तभी पंखुड़ी ने अचानक गंभीर होकर कहा, मन्नू, मुझे तुमसे कुछ कहना था। सोच रही हूँ कैसे कहूँ, पता नहीं ये मेरी वहम है या जो मैं देख रही थी वो सच है। मन्नत ने चौंक कर पूछा, क्या बात है पंखू, साफ साफ बताना। पंखुड़ी ने गहरी सांस ली और बोली, मॉल में जब अटैकर्स ने हम सबको बंधक बनाया था, सबके चेहरे पर डर था, घबराहट थी, लेकिन कियारा की असिस्टेंट जैस, उसका चेहरा तो बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसे जरा से भी डर नहीं लगा। मन्नत चुपचाप सुनती रही। उसका चेहरा गंभीर हो गया था। मन्नत को तो स्टार्टिंग से ही जैस कुछ गड़बड़ लग रही थी, लेकिन यह बात वो पंखुड़ी को नहीं बता सकती थी। पंखुड़ी आगे बोली, और एक बात और मनु, अटैकर्स ने हम सबके बीच से सिर्फ कियारा को ही क्यों चुना? मैं उसके बिल्कुल आगे बैठी थी। अमृता थी, सहानी थी, और सबसे आगे तो जैस थी। किसी को भी पकड़ा जा सकता था, लेकिन उन्होंने सीधे कियारा को ही क्यों निशाना बनाया? ये सब मुझे इत्तेफाक नहीं लगता। और जैस का उस समय का बिहेवियर मुझे समझ में नहीं आया, जैसे कि वह कुछ छुपा रही हो। मन्नत पंखुड़ी की हर बात का मतलब समझ रही थी, लेकिन फिलहाल उसके सवालों का जवाब उसके पास भी नहीं था। वो हल्की मुस्कान के साथ उसका हाथ दबाई। तू कुछ ज़्यादा ही सोच रही है पंखु, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि जैस ने जानबूझकर खुद को नॉर्मल रखा हो ताकि अटैकर्स का ध्यान उस पर ना जाए, और कियारा को टारगेट करने का कारण भी वही हो सकता है कि उस वक्त उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा हो। अटैकर्स अक्सर वही वार करते हैं जहां उन्हें कमजोरी दिखे। पंखुड़ी ने भी धीरे से सिर हिलाया। हो सकता है कि तू सही कह रही है मन्नू, मन्नत ने बड़े प्यार से कहा। बस इसलिए कह रही हूँ, अब ज़्यादा मत सोच। और तुम मुझे यह बता कि तुझे क्या परी थी हीरो बनने की? अगर तुझे कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? पंखुड़ी मायूस सा चेहरा बनाकर बोली। तो मैं क्या करती मन्नू, मैं डर गई थी। मुझे लगा कि वे कियारा को नुकसान पहुंचा देंगे।
मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। भले कियारा मुझे अपनी भाभी नहीं समझती, लेकिन है तो वो मेरी ननद, ऐसे कैसे उसे मरने देती। मन्नत यह सुनकर हंसने लगी और बोली, सच में मेरी पंखू दुनिया में सबसे प्यारी है। अब तू जा आराम कर, वरना डॉक्टर हम दोनों को ऐसे बातें करते हुए देखेंगे तो नाराज हो जाएंगे और इंजेक्शन लगा देंगे। दोनों हंस पड़ी। फिर पंखुड़ी ने मजबूरी में मुस्कुराया और कहा, ठीक है मन्नू, तू भी अपना ख्याल रखना। वह उठी और धीरे धीरे वहां से बाहर चली गई। उसके जाते ही मन्नत के चेहरे पर गंभीरता छा गई। वो धीरे से बुदबुदाई, अब तो तुमसे मिलना होगा जैस, मुझे भी जानना है कि तुम्हारा इंटेंशन क्या है। इधर वेदांश सोफे पर बैठा था और सामने खुराना बैठे थे। उसकी सर्द निगाहें खुराना पर टिक गई थी। हॉल की हवा कुछ कठोर हो गई थी, जैसे कोई झटके में टूटने को रेडी हो। मिस्टर खुराना, मिसेस खुराना और उनका बेटा तीनों कांप रहे थे। उनके होठ कपकपा रहे थे पर शब्द नहीं निकल रहे थे। उन्हें नहीं मालूम था कि सामने बैठा मास्क में वास्तव में कौन है, पर उसकी ऑरा ही कुछ ऐसी थी कि सामने वाला कांप जाए। वेदांश ने बिना किसी भाव के पूछा, तुम्हारे कितने बेटे हैं खुराना? ठीक ठीक बताओ। खुराना कुछ कहने से पहले ही बचने की कोशिश में गिर पड़ा। उसकी आवाज़ टूटती हुई निकली, एक ही बेटा है, राहुल। वेदांश ने आगे बढ़कर आंखों में और ठंडक भर दी। और जो तुम्हारा बेटा बनकर इधर उधर घूम रहा है, वो सगा है या नकली? साफ शब्दों में बताओ। खुराना ने अपना पसीना पोंछा। उसके होठों से कुछ नहीं निकला। उसकी पत्नी खुद को संभाल न सकी और जमीन पर बैठकर दुबक गई। उनका सगा बेटा का चोट और दर्द से बुरा हाल था। जमीन पर घुटने का बल झुका हुआ था। वेदांश के आदमियों की पिटाई के निशान उसके चेहरे और पीठ पर काली नीली छाप छोड़ गए थे। वेदांश की आवाज़ और भी सख्त हुई, मैं 2 बातें क्लियर कर देता हूँ। मैं अपनी बात दोहराने की आदी नहीं हूँ और झूठ बोलने वालों को मैं ऐसी सज़ा देता हूँ कि अगली बार उनकी जुबान नहीं खुलती। इतना कहते ही कमरे में एक बर्फीली खामोशी छा गई। वहाँ की हवाओं ने खुराना परिवार की तरफ ऐसे घूरा कि किसी की भी रूह कांप उठे। मिस्टर खुराना की सांसें तेज हो गई, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पा रहे थे। यह देख वेदांश की भौवें चढ़ गई। उसके इशारे पर उसके आदमी उसके बेटे को वहां से घसीट कर ले जाने लगे। वेदांश एक कदम आगे बढ़ा और चुपचाप उसे घुरा। फिर धीरे से कहा, अगर तुम सच बोलोगे तो तुम्हें राहत मिलेगी, और अगर नहीं तो तुम जानते हो ना मुझे क्या करना आता है। तभी मिसेस खुराना फटी फटी नज़रों से बोली, नहीं नहीं, तुम हमें छोड़ दो, मेरे बेटे को छोड़ दो। वेदांश के आदमी रुक गए। मैं बताती हूँ कि सच क्या है। आयुष खुराना हमारा बेटा नहीं है। वह मेरी दोस्त एस चटर्जी का बेटा है, जो बेंगलुरु में रहती है। हमें नहीं पता कि उसका मकसद क्या है, लेकिन उसने कहा कि उसे मुंबई में बहुत ज़रूरी काम है। वह किसी को ढूंढने आया है। इसके लिए उसने हमारे बेटे की पहचान इस्तेमाल की। हमने बस उसकी मदद की थी। हमारा इरादा गलत नहीं था। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। प्लीज़ हमें जाने दो, हमारे बेटे को छोड़ दो। हम तुम्हारे पाँव में गिरते हैं। ठीक है, छोड़ देता हूँ, वेदांश ने सर्द आवाज़ में कहा। तीनों ने राहत की सांस ली, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी डर साफ झलक रहा था। वेदांश ने एक बार फिर उन्हें घूरते हुए कहा, एक बात याद रखना, जैसा अब तक चल रहा था वैसा ही आगे चलता रहे। आयुष खुराना को यह सच बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए। जैसे तुम लोग वेकेशन एंजॉय कर रहे थे वैसे ही करते रहो। अगर तुम तीनों ने एक भी गलती दोहराई या आयुष को कुछ भी पता चला तो अगली बार तुम्हारे लिए परिणाम जानलेवा होगा, समझे? तीनों ने कांपते हुए सिर हिला दिया। वेदांश ने अपने आदमियों को इशारा किया। तीनों को बाहर निकाला गया। वे गाड़ी में बैठे और धीरे धीरे गायब हो गए। वहाँ का हालात शांत होने के बाद वेदांश सोफे पर बैठा। उसने सिगरेट निकाली। धीरे धीरे धुआं छोड़ते हुए उसके चेहरे पर गंभीर सोच झलक रही थी। शिव पास आया और पूछा, किंग, आगे का क्या प्लान है? वेदांश के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने सिगरेट के धुएं को छोड़ते हुए कहा, एस चटर्जी का जरा पता लगाओ, आखिर यह कौन है और उसका बेटा किस मकसद से मुंबई आया है, किसे ढूंढ रहा है? वेदांश के शब्दों में ठंडक और गंभीरता दोनों थी। लगता है हमने दुश्मन बहुत बना लिए हैं शिव। ऊपर वाले ने सभी की मौत मेरे हाथों लिखी है। एक एक करके मुझे अपने दुश्मनों से निपटना होगा शिव। शिव गंभीर होकर बोला, किंग, कहीं ये आयुष भी मलिक का आदमी तो नहीं? हो सकता है इसने ही यहाँ की खबर मलिक को दी हो।
वेदांश उसकी बात सुनकर खामोश रहा। उसकी आंखें बेजान थी और चेहरे पर कड़वी मुस्कान थी। शिव ने अपने किंग को देखते हुए महसूस किया कि कैसे वो अपने दर्द को अंदर ही दफन कर देता है। वेदांश ने इस जिंदगी में बहुत कुछ सहा है। तकलीफें और दर्द उसकी पहचान बन चुके थे और यह उसके सबसे करीबी ही भली भांति जानते थे। फिर शिव ने बात आगे बढ़ाई। किंग, 2 सप्ताह बाद माफिया वर्ल्ड की मीटिंग है, वहां आपका जाना जरूरी है। वेदांश ने गंभीरता से सिर हिलाया। उसकी आवाज में ठंडापन और सख्ती दोनों थे। मुझे मालूम है शिव, वह मलिक भी वहां जरूर आएगा और कोई ना कोई चाल मेरे खिलाफ चलने की कोशिश करेगा, लेकिन इस बार उसे आसानी से मौत भी नसीब नहीं होगा। इधर हॉस्पिटल का कमरा बिल्कुल शांत था। मन्नत बिस्तर पर बैठी थी। चेहरे पर हल्की झुंझुनाहट और बेचैनी साफ झलक रही थी। आयुष हर पल उसके पास खड़ा था, उसका ख्याल रखते हुए, मगर मन्नत अपने मन में बुदबुदाई, अरे यार, क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है यह? कितनी बार मना कर चुकी हूँ, मुझे किसी की केयर की जरूरत नहीं है। हे भगवान, इससे पीछा कैसे छुड़ाऊं? उसकी आंखें बार बार दरवाजे की तरफ उठ जाती। जिसका इंतजार था वो अब तक नहीं आया था। सुबह से शाम ढल गई थी, लेकिन वेदांश उसे देखने एक बार भी नहीं आया। मायूस होकर उसने अपने दिल से कहा, मैं भी ना कैसी उम्मीद पाल बैठी। पहले भी कितनी बार हॉस्पिटल आई हूँ, पर वो कभी मिलने नहीं आए, तो फिर आज क्यों आते? मैं जानती थी उनका इन दिनों मेरे करीब आना, मेरा ख्याल रखना सब दिखावा था। जरूर इसके पीछे भी कोई उनका प्लान और इरादे छिपे हैं। आप कभी नहीं बदल सकते हैं वी। आपका दिल कभी मेरे लिए नहीं धड़का, सब झूठ था। पक्का इस वक्त आप अपनी मंगेतर के साथ ही होंगे। फिर खुद के ही विचारों को झटकी और बोली, मैं भी क्यों सोच रही हूँ, वो कुछ भी करे, किसी के साथ रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी सोचों का सिलसिला तभी टूटा जब आयुष ने धीमे स्वर में कहा, मन्नत, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मन्नत ने चौंक कर उसकी ओर देखा और फिर हिचकिचाते हुए पूछी, हाँ क्या कहना है आपको? आयुष हल्की मुस्कान लिए पास आया और फिर गंभीर होकर बोला, मेरी वैभव से बात हुई थी। आपकी एड को फाइनेंस करने वाले मिस्टर कोठारी, उन्होंने मना कर दिया है ना? मन्नत ने सिर झुकाकर मायूस होकर बोली, हाँ, लेकिन वो खुद भी कहीं गायब हो गए हैं। आयुष ने गहरी सांस ली और कहा, अगर आप चाहें तो मैं आपका एड फाइनेंस कर सकता हूँ। मन्नत की आंखों में हैरानी तर गई। उसने आश्चर्य से उसे देखा। क्या? आपने अभी क्या कहा? आयुष ने उसकी आंखों में देखते हुए ईमानदारी से कहा, हाँ सच कह रहा हूँ। देखो, मुझे भी बिजनेस में कुछ अलग करना है। डैड का बिजनेस तो मैं संभाल रहा हूँ, लेकिन अपनी एक पहचान भी बनानी है। और सच बताऊँ, मुझे आपकी एड की शूटिंग देखने का बहुत मन है, तो क्यों ना मैं ही इसे फाइनेंस कर दूँ। इससे हमारी दोस्ती और गहरी होगी। प्लीज़ मना मत कीजिए, बस एक मौका दीजिए। मन्नत अपनी आंखें छोटी कर पूछी, लेकिन आप क्यों और कैसे? सच में आप मेरा एड फाइनेंस करना चाहते हैं? कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? आयुष ने गंभीर लेकिन दोस्ताना अंदाज में कहा, हाँ सच में, आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। मन्नत ने कहा, तो फिर ठीक है। मुझे खुशी हुई कि आपने मेरे बारे में इतना सोचा। थैंक यू आयुष। आयुष मुस्कुराया और बोला, खुशी हुई, लेकिन दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी, यही दोस्ती का वसूल है। आपने सुना नहीं है? और हाँ, दूसरी बात, प्लीज़ आप कहना बंद कर दीजिए। जैसे आप वैभव और पंखुरी से बात करती हैं, वैसे ही मुझसे सीधे बात कीजिए। मन्नत ने अपने कंधे उचकाकर कहा, ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आयुष। आयुष ने फिर थोड़ा गंभीर होकर पूछा, मन्नत, आपको याद है कि आपको और पंखुरी को हॉस्पिटल लेकर कौन आया था? मॉल में उन अटैकर्स के बीच में कौन हम सबको बचाया था? यह सुनते ही मन्नत गंभीर हो गई। फिर उसने अपने दिमाग पर खूब जोर दिया। कुछ याद नहीं आया तो बोली, सच कहूँ तो मुझे कुछ भी याद नहीं है आयुष। अंधेरा था और हम सब, खैर इतना सोचने का क्या फायदा। पक्का पुलिस या कोई गाइड हमें बचाकर हॉस्पिटल लेकर आए होंगे। इसी बीच मन्नत बेड से उठने की कोशिश कर रही थी कि अचानक उसके पैर लड़खड़ाए। आयुष ने उसके हाथ थामते हुए उसे वापस बेड पर बैठाया और कहा, तुम क्यों कष्ट कर रही हो? जो चाहिए कहो ना, मैं हूं ना यहीं तुम्हारे साथ। बाहर थोड़ी देर पहले वेदांश आया था। उसने दोनों को आपस में ऐसे हंसते हुए बातें करते देखा तो अंदर ही अंदर कसक महसूस हुई। भले ही उसने कुछ न सुना हो, पर जिस तरह आयुष ने मन्नत का हाथ थामा था, वेदांश की आंखें गुस्से और जलन से लाल हो उठी थी। उसकी मुठ्ठियां कस गई थी। तभी
मिस्टर राठौर, आप यहाँ? डॉक्टर की आवाज़ से मन्नत और आयुष की नज़रें दरवाजे की ओर गई। वेदांश को देख मन्नत ने आयुष के हाथों से अपना हाथ धीरे से खींचा और अनायास ही उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान तैर गई, लेकिन उसने जल्दी अपनी स्माइल को छुपाते हुए बुदबुदाई, मिल गया, टाइमिंग है। डॉक्टर और वेदांश अंदर आए और डॉक्टर ने मन्नत का चेकअप किया और नरम लहजे में बोले, मिस्टर राठौर, अब मिस मन्नत ठीक है, मगर ये फिजिकली अभी काफ़ी कमज़ोर हैं। आप चाहे तो डिस्चार्ज पेपर रेडी कर सकते हैं। अब इन्हें बस आराम और डाइट की ज़रूरत है, जो घर पर अच्छे से होगा। वेदांश ने अपनी सख्त आवाज़ में कहा, ठीक है, रेडी कर दीजिए। डॉक्टर वहाँ से चले गए और कमरे में खामोशी छा गई। आज पहली बार आयुष और वेदांश एक दूसरे के सामने थे। दोनों की आंखों में एक अलग ही आग थी। मन्नत दोनों को देख परेशान थी। जिस तरह से दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे के जान के प्यासे हो। यह देखकर मन्नत का गला सूख गया और उसके चेहरे पर घबराहट आ गई। तभी आयुष ने चेहरे पर बनावटी स्माइल के साथ कहा, हेलो बिग ब्रदर, क्या मैं आपको बिग ब्रदर कह सकता हूँ? इफ़ यू डोंट माइंड तो मैं आपको बिग ब्रदर ही कहा करूँगा। वेदांश की सर्द आवाज़ गूंजी, आई माइंड इट, और मुझे ज़बरदस्ती और बेमतलब के रिश्ते बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और हाँ, तुम मिस मन्नत या मेरी फैमिली के आसपास भी दिखे तो समझ लो अगली बार। अरे अरे, आयुष बीच में टोकता हुआ बोला, आप तो मुझे धमकी दे रहे हैं बिग ब्रदर, मैं तो आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ। वेदांश की मुठ्ठियाँ कस गई थी। बार बार आयुष उसे बिग ब्रदर कहकर चिढ़ा रहा था। क्या बिग ब्रदर? मिस मन्नत ये डिसाइड करेगी कि मैं इनके आसपास रहूं या नहीं। यह डिसाइड करने वाले आप कौन होते हैं? रही बात आपकी फैमिली की, तो मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वेदांश गुस्से से अपना हाथ उसकी गर्दन की ओर बढ़ाया। तभी मन्नत बीच में बोल पड़ी, रुकिए, आप दोनों बस कीजिए। वेदांश और आयुष अभी भी दोनों एक दूसरे को गुस्से से घूर रहे थे। यह आप दोनों कर क्या रहे हैं? यह हॉस्पिटल है, कोई वार रूम नहीं। बिना वजह क्यों लड़ रहे हैं आप दोनों? वेदांश अपना हाथ खींचकर मुट्ठी बना लेता है। तभी मन्नत बोली, मिस्टर राठौर, आयुष मेरे दोस्त हैं और मेरे ऐड का नए फाइनेंसर हैं, इसलिए आप इनसे ऐसे बात नहीं कर सकते। मन्नत की हर शब्द टूट टूट कर निकल रही थी। वेदांश की गहरी नजरें मन्नत पर टिक गई। मन्नत अपनी पलकें उठाकर देखती है तो उसका गला सूख जाता है। वह थूक निगल कर अपने गले को जैसे तैसे तर करती है। वेदांश धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है। मन्नत हैरानी से उसकी ओर देखती रह जाती है। कुछ समझने से पहले ही वेदांश ने, क्या होगा कहानी में आगे? क्या मन्नत की वजह से दोनों भाई आपस में लड़ेंगे या होगी वेदांश की मुलाकात उसकी सगी माँ संध्या राठौर से? क्या था मलिक को लेकर वेदांश का अगला प्लान? क्या मन्नत जायज के इरादे जान पाएगी? यह हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।